नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का मोटिवेशनल स्पीच जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। आपके मंजिल की प्राप्ति के उद्देश्य से आज हम संविधान के सेकंड क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो संविधान के परिचय और उद्देश्य पर आधारित था। तो मौलिक अधिकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं, वर्गीकरण और भारतीय संविधान में इसका वर्णन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। अब जहाँ भी मौलिक अधिकार आएगा हम FR लिखेंगे, फंडामेंटल राइट। इससे हमारे समय की बचत होगी। तो मौलिक अधिकार क्या है? यह नागरिक अधिकारों की एक शाखा है। यह लोकतांत्रिक अधिकार की एक अनिवार्य शर्त है। साथ ही साथ यह मनुष्यों व नागरिकों के चौमुखी विकास। अब चौमुखी मतलब चार, मूलतः चार दिशाओं का विकास। किसका? नागरिकों का। वो कौन कौन से हैं चौमुखी? सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया। तीन अधिकार हो गए। और चौथा अधिकार हमारा क्या है? आर्थिक। चौमुखी विकास। देखिए चौमुखी विकास में कौन कौन से? सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है ये। शर्त मतलब वही वादा। जो अधिकार का मतलब क्या होता है? वादा। कैसा वादा? जो विधि सम्मत हो और सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल हो, उसे क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। और यह सार्वभौम होता है। यह सार्वभौम नहीं होता है, सॉरी, मौलिक अधिकार जो है सार्वभौम नहीं होता, मतलब सबके लिए नहीं होता है। ये सब देश के संविधान में अलग अलग होता है। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यह सार्वभौम, यह क्या नहीं होता है? यह सार्वभौम नहीं होता है। क्या होता है? यह सार्वभौम नहीं होता है। यह सार्वभौम नहीं होता है। देखिए हमारा पहला टॉपिक था कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार नागरिक अधिकारों की एक शाखा है या लोकतांत्रिक अधिकार की एक अनिवार्य शर्त है। साथ ही साथ यह मनुष्यों व नागरिकों के चौमुखी विकास, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, आर्थिक के लिए अनिवार्य शर्त है। यह सार्वभौम नहीं होता है।
तो अब बात आ गई नागरिक अधिकार, यहाँ पर आ गई बात नागरिक अधिकार। अब नागरिक अधिकार की एक शाखा है, तो नागरिक अधिकार क्या है? तो नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार को कहते हैं जिसमें एक मनुष्य को सभ्य सामाजिक जीवन के लिए जीने के लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नागरिक अधिकार। अब हमारा सेकंड टॉपिक था कि उद्देश्य क्या था, आखिर मौलिक अधिकार लाने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या है? यहाँ मौलिक अधिकार का उद्देश्य आखिर क्या था? उद्देश्य इसका मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में जोड़ने के लिए उद्देश्य क्या था आखिर? इसका उद्देश्य मात्र दो था। क्या? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था एक उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। एक उद्देश्य तो ये हो गया, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इसका जो सेकंड मूलतः उद्देश्य था वो था कार्यपालिका व विधायिका के अतिवाद से नागरिकों की रक्षा करना। अतिवाद से नागरिकों की रक्षा या बचाव करना था। अब भाई विधायिका है, कोई कानून बना दिए सरकार, हम लोग सरकार चुने, सरकार कोई ऐसी कानून बना दी जो नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध हो, तो इसीलिए इसका उद्देश्य ही मौलिक अधिकार था, कार्यपालिका और विधायिका के अतिवाद से नागरिकों की रक्षा करना। अब कार्यपालिका में कोई अधिकारी है, मान लीजिए डीएम ही है, आपके ज़िले में आ गया, आप पर अतिवाद जमा रहा है, मतलब गैर कानूनी रूप से पैसा वसूल रहा है, टैक्स ले रहा है लोगों से, ये क्या हो गया? ये सब अतिवाद में हो गया। तो इसका उद्देश्य ये हो गया। अब हमारा जो चौथा टॉपिक, इसमें चौथा टॉपिक था हमारा मौलिक अधिकार क्या है, उद्देश्य ये हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। फिर से हम यहाँ मौलिक अधिकार की विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या है इसकी, इसको भी तो जानना है हमें, आखिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी पहली विशेषता जो है वो क्या है? इसकी पहली विशेषता है ये नकारात्मक प्रवृत्ति की है। आखिर नकारात्मक प्रवृत्ति की कैसी? इसकी भाषा जो है नकारात्मक होती है। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से इसकी तुलना की जाती है तो इसे नकारात्मक कहते हैं, क्योंकि जहाँ अनुमति नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, वहाँ नकारात्मक शब्द का यूज किया जाता है। तो पहली बात, ये संविधान में क्या है? सीमित है। यह संविधान में कैसा है? सीमित है, कम असीमित। आखिर गिने चुने ही मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, तो ये क्या हो गया? यह संविधान में क्या है? यह संविधान में सीमित है। यह संविधान में क्या है? सीमित है। और इसमें परिवर्तन संभव है, अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि परिवर्तन संभव है। परिवर्तन संभव है। परिवर्तन क्या है? संभव है। किसके द्वारा? संविधान संशोधन के
द्वारा। प्रवृत्ति कैसी है इसकी? नकारात्मक है। कैसी प्रवृत्ति है? नकारात्मक है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? नकारात्मक है। सामान्य तौर पर मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। सामान्यतः मौलिक अधिकार सामान्य तौर पर मौलिक अधिकार। अब इसको हम एफ लिख दे रहे हैं। बार बार मौलिक अधिकार लिखने से अच्छा है हम एफ लिख दें, मतलब फंडामेंटल राइट। या समान तौर पर फंडामेंटल राइट नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक होते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई। नकारात्मक कैसे होते हैं हम बता चुके हैं। जब मौलिक अधिकार की तुलना राज्य के नीति निर्देशक तत्व से की जाती है तो सामान्य तौर पे कहा जाता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक होती है, क्योंकि इसकी भाषा नकारात्मक है। जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है वहाँ नकारात्मक शब्द का यूज किया जाता है। अब विशेषता भी हो गई। अब वर्गीकरण मौलिक अधिकार का वर्गीकरण। मौलिक अधिकार क्या? वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक तो ये जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और एक जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। और केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल केवल नागरिकों को प्राप्त है और शेष सभी दोनों को प्राप्त है। नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। शेष ये पांचों छोड़कर शेष सभी को प्राप्त है। ये पांचों छोड़कर सभी लोगों को प्राप्त है। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। किसको? विदेशियों को भी प्राप्त है। शेष सभी ये 5 आर्टिकल छोड़कर शेष सभी विदेशियों को भी प्राप्त है। शेष सभी समझ में आ रहा है ना आप लोगों? वर्गीकरण हो गया। अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कैसे किया गया है? अब हमारा 5वां टॉपिक चल रहा है। 5वां टॉपिक फिर लिखिए। मौलिक यहाँ लिखिए भारतीय संविधान में क्या? भारतीय संविधान में क्या? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन। ये हमारा 5वां टॉपिक था जो आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था। हम लोग किस टॉपिक पर कैसे चर्चा करेंगे। वर्णन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार के 7 प्रकार बताए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टोटल कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के, 7 प्रकार के। अभी मैं सभी का वर्णन करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए हम एक एक पहले लिख देते हैं, इसके बाद एक एक उठाकर हम पढ़ते चलेंगे। 3 4 5 6 हो गए। पहला हमारा क्या है, नहीं आ पाएगा क्या साथों, 1 मिनट। एक 2 3 4 5 6 और 7। पहला टाइप क्या है, समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक है। कहाँ से, 14 से 18 तक है समता का अधिकार। और सेकंड हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये है आर्टिकल 18 हो गया ना, 19 से 22 तक। कहाँ से, 19 से 22 तक किसका वर्णन है, स्वतंत्रता के अधिकार का। समता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, और अब आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 23 से 24 तक, 23 से 24 तक। समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये कहाँ से है, 24 तक हो गया। 25 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 25 से 28 तक। कहाँ तक, 25 से 28 तक किसका वर्णन है, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक। अब हमारा पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन कहाँ तक है, आर्टिकल 29 से 30 तक, 30 तक संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। सातवां अधिकार था हमारा संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार। संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार था जो हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया था मोरारजी देसाई के सरकार में। तो हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31, कौन, आर्टिकल 31। और ये क्या हो चुका है, ये हमारा निरस्त हो चुका है, हट चुका है। अब हमारा सातवां आता है, 7वें नंबर पर क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में आता है? आर्टिकल 32। देखिए हम यही देख लेते हैं कि आखिर जो संपत्ति का अधिकार है 31 नंबर आर्टिकल अनुच्छेद 31 निरस्त किया गया था। इसमें 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जब चर्चा करने चलेंगे तो विस्तार से इसको समझाएंगे। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कब? 1978 में इसको समाप्त किया गया था। और इसको अब कहाँ रख दिया गया है? इसको अब भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। किसमें? 300A में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया था। मोनार्जी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी थी। और अब इसको जो है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300A में इसको विधिक या संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम इसी में से एक एक को उठाकर वर्णन करते चलेंगे और हमारा टॉपिक समाप्त होता चलेगा। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? समता का अधिकार। ठीक, समता का अधिकार क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक इसकी व्यवस्था, 18 तक समता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अब हम इसी में एक एक आर्टिकल उठाएंगे और वर्णन करते चलेंगे। तो चलिए, अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। यही भाषा लिखी गई है। क्या? विधि के समक्ष समता। क्या? विधि के समक्ष समता। यही आर्टिकल 14 की भाषा है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 14 में कहा क्या गया है। इसमें 2 बातें कहा है। इसमें सिर्फ लिख दिया गया है विधि के समक्ष समता, केवल यही इतना लिख दिया गया है। क्या? विधि के समक्ष समता। तो इसमें 2 चीज़ है, विधि में समानता और विधियों के समान संरक्षण। 2 बातें कही गई है, इतना ही लिखा गया है, विधि के समक्ष समता। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसमें 2 बातें निकल के आती हैं। क्या? विधि के समान संरक्षण और विधि में समता। 2 चीज़ें हैं। क्या क्या है? विधि में समता। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम से। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यहाँ आर्टिकल 14 में सिर्फ इतना कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, लेकिन उसका जो मूल बात है वो ये है आर्टिकल 14 में विधि में समता, अर्थात राज्य विधि निर्माण करते समय समान भाव रखेगी, भेदभाव नहीं करेगी। विधियों के समान संरक्षण, अर्थात राज्य किसी व्यक्ति को दोषी पाने पर उसके ऊपर समान परिस्थितियों में, चाहे जो हो, समान परिस्थितियों में समान
कानून तथा असमान परिस्थितियों में असमान कानून अधिरोपित करेगी। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, इसके अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? अपवाद, अपवाद साफ साफ लिखा गया है। अपवाद क्या है? अपवाद है कि आर्टिकल 361 और आर्टिकल 361 ए और आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, यही 4 आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 14 के अपवाद। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति और इसमें राज्यपाल, इसमें सांसद और इसमें विधायकों। देखिए आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर, अपने पदी कर्तव्यों पर रहते हुए विधियों के समान संरक्षण और विधि में समता के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ऐसे ही इनको भी कहा गया कि राज्यपाल के लिए भी यही सेम व्यवस्था है और 105 में सांसदों के लिए, 194 में विधायकों के लिए। ऐसा क्यों कहा गया भाई? राष्ट्रपति का पद सर्वमान्य और सर्वोच्च पद होता है हमारे यहाँ का। अब राष्ट्रपति पर ही कोई मुकदमा ठोक दिया, अब भाई जब सर्वोच्च पद ही, सर्वोच्च व्यक्ति ही भ्रष्टाचारी हो जाएगा तो संविधान का पालन कौन कर पाएगा? संरक्षण कैसे हो पाएगा? इसीलिए ये चारों आर्टिकल इस आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। तो इसको आप अपवाद एकदम ध्यान से रखे रहिएगा अपने दिमाग में, पूछता भी है, अपवाद पर ही क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड आर्टिकल पर। वो हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। कौन? आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, समता का अधिकार में ही चल रहा है। अनुच्छेद 15। आर्टिकल 14 हो गया समता का अधिकार। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 कहता है केवल 5 आधार बनाए गए हैं, केवल धर्म, जात, मूल वंश और लिंग के आधार पर सरकार, राज्य भेदभाव नहीं करेगी। कितने आधार हैं? 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5 आधार। धर्म, जात, लिंग, वंश और धर्म, जाति, लिंग, लिंग मतलब जेंडर, मेल या फीमेल, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। और क्या? जन्म स्थान के आधार पर। देखिए 5 हो गए हैं। के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। 5 आधार बताए गए हैं आर्टिकल 15(1) में। 15(1) में क्या क्या? धर्म हो गया, जात, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो अब इसमें सम पार्ट भी है। आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? ये कहता है उपरोक्त 5 आधार पर, उपरोक्त 5 आधार पर, यही 5 आधार हैं। उपरोक्त 5 आधार पर, उपरोक्त 5 आधार पर
पांचों आधार पर सामाजिक उपागम, सामाजिक उपागम, सामाजिक उपागम, सामाजिक उपागम, उपरोक्त पांचों आधार पर सामाजिक उपागम, जैसे सामाजिक उपागम में क्या क्या आ जाएगा? कुआं हो गया, क्या हो गया? कुआं हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, सड़क हो गया, ये सब सामाजिक उपागम है। सड़क हो गया, नदी हो गई, और क्या हो गया? सामाजिक समारोह हो गया, सामाजिक समारोह, सामाजिक समारोह आदि जो भी आएंगे सामाजिक उपागम आदि, आदि का प्रयोग करने से राज्य मना नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कर सकती है। ये इतनी बात हमारे आर्टिकल 15(2) में लिखा गया। देखिए नहीं यहाँ भी है, ऐसे इसके अधिकतर आर्टिकल में नहीं, इसीलिए इसकी भाषा क्या है? जब इसकी तुलना राज्य के निर्देशक तत्व से की जाती है तो इसे नकारात्मक इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह राज्य को रोका गया है नागरिकों के अतिवाद से बचने के लिए। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 15(2) हो गया, और आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) देखिए इसमें फिर कहा भी गया है। अभी आप लोग कहेंगे सर स्त्री और बच्चों के लिए क्यों करते हैं, तो साफ साफ कहा गया है कि आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) में साफ साफ कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य बच्चों और स्त्रियों, बच्चों और स्त्रियों के विकास के लिए मनाही नहीं कर सकती, के लिए मनाही नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। ये 3 आर्टिकल इसमें थे आर्टिकल 15 में। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो लिख लें। तो अब हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 में। ठीक, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर में समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 में क्या व्यवस्था की गई है? देखिए आर्टिकल 16 में भी व्यवस्था की गई है कि लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये संविधान की भाषा है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब जो नौकरी होती है, राज्य के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें सभी को समान अधिकार दिया गया है, किसी भी आधार पर भेदभाव अवांछनीय है। तो ये आर्टिकल 16 की भाषा है। तो आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। तो इसमें भी कई पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट हैं। तो अब हम इसके सम पार्ट देखते हैं। आर्टिकल 16(1), आर्टिकल 16(1) इसमें तो कह दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में
अवसर की समता होगी। इसमें कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। तो अब आर्टिकल आता है आर्टिकल 16(1), राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो राज्य, देखो वही बता रहे हैं ना, जो हम इसको एक्सप्लेन करें वही बात 16(1) में लिखी गई है कि राज्य के अधीन, किसके अधीन? राज्य के अधीन, 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 किसके अधीन? राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन कोई भी पद, राज्य के अधीन किसी भी पद पर, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन, देखिए अब क्लियर हो गया नियोजन की जगह ना, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति, किसी भी पद पर नियुक्ति में समता रहनी चाहिए, समानता हो। राज्य के किसी भी पद पर नियुक्ति में समता का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 16(1), समता का अधिकार ये देता है आर्टिकल 16(1), ये कहता है आर्टिकल 16(1). 16 सेकंड, देखिए अब 16 जो सेकंड होगा ये हमारा महत्वपूर्ण होगा, इसकी तुलना हम आर्टिकल 15 से करेंगे। आर्टिकल 16 इसको हम पेन चेंज कर ले रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसका कंपेयर जो है हमारा आर्टिकल 15 से करना है आप लोगों को। आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? ये कहता है पांचों आधार 15 वाले रहेंगे। कौन कौन? धर्म, वंश, लिंग, वही जेंडर, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ये 5 आधार तो दिए गए थे। कहाँ? आर्टिकल 15 में। इसमें 2 और बढ़ गए। क्या? इसमें हो गया निवास स्थान और उद्भव स्थान। क्या? उद्भव स्थान। जन्म स्थान के साथ साथ इसमें उद्भव स्थान भी दिया गया है। क्या? उद्भव स्थान के आधार पर, देखिए 7 आधार हो गए इसमें। के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव नहीं करेगी। ये इतनी बातें यहाँ की गई हैं, जबकि आर्टिकल 15 में 5 ही आधार दिए गए हैं और आर्टिकल 16 सेकंड में 7 आधार भेदभाव के दिए गए हैं। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सेकंड में क्या समानता है? तो क्या समानता है? 5 आधार उसमें भी हैं, 5 आधार इसमें भी हैं, 2 इसमें बढ़ गए हैं। क्या? निवास स्थान और उद्भव स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन एक हमारा 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन नागराज वर्षित सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसमें कहा गया था पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उसके भी 3 आधार दिए गए थे। किस आधार पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है?
वो जांच के आधार पर था। तो उसमें 3 आंकड़े देने पड़ते, सरकार को सत्यापित आंकड़े देने पड़ते थे कि उस पद पर उस जाति के कम लोग हैं, उस वंश के कम हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 325 के तहत प्रशासनिक व्यवस्था जो है कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आरक्षण में, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये हमारा आर्टिकल 16 समाप्त होता है। अब आते हैं 66वां संविधान संशोधन नहीं था, 77वां संविधान 77 लिख भी देते हैं, 77 नोट करके आप भी लिख लीजिए। 77 व संविधान संशोधन, 77 संविधान संशोधन के द्वारा पदोन्नत में, पद में उन्नत के लिए, पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पदोन्नत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब व्यवस्था की गई है। किस वाद में की गई है? नागराज। कौन? नागराज वर्सेज सर्वोच्च न्यायालय वाद में इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके 3 आधार देने होंगे कि जिस पद के में पदोन्नत में आरक्षण है, उस पद के लिए उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सरकार के द्वारा सत्यापित आंकड़े दिए जाने चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 16 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 17, क्योंकि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। तभी हमारा वही चल रहा है, समता का अधिकार। तो अब हमारा आता है क्या? आर्टिकल कौन सा? 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। बहुत बढ़िया आर्टिकल ये है। क्या इसमें किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्या किया गया है? अंत किया गया है। अस्पृश्यता का क्या किया गया है? अंत। किसमें किया गया है? ओहो, गलत है क्या? अस्पृश्यता का क्या किया गया है? अंत किया गया है। किसका? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसमें अस्पृश्यता का क्या किया गया है? अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का इसमें क्या किया गया है? अंत। किसी को भी, चाहे जो हो, चाहे जिस जाति का हो, उस आधार पर छुआछूत का अंत किया गया है। इसी को बोलते हैं एक शब्द में अस्पृश्यता का अंत। पहले क्या होता था? पहले शूद्र जो होते थे, अगर राजा महाराजा जा रहे हैं, उनकी परछाएं भी अगर पड़ जाती थी, उन्हें गर्म पानी से नहलाया जाता था, उन्हें कोड़े से सजा दिया जाता था। पहले हमारे समाज की बहुत दयनीय स्थिति थी। शूद्र को देखना पाप समझते थे। इसीलिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, क्या? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अब आता है हमारा लास्ट आर्टिकल, समता के अधिकार का। क्या? आर्टिकल 18। इसमें 1-2 बातें और ऐड कर लेते हैं। अस्पृश्यता अब संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अस्पृश्यता कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। समझ रहे हैं? संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? ऐसा अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता न हो, वो क्या होता है? संज्ञेय अपराध।
और जिसमें वारंट की आवश्यकता हो तो उसे क्या कहते हैं, असंज्ञेय। जिसमें ना हो तो उसे असंज्ञेय कहते हैं, जिसमें हो उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। इसमें अपृष्टता ये क्या है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कहा गया है 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत इसमें किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी, और जो विदेश में हमारे देश के लोग हैं वे भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं करेंगे। लेकिन विभिन्न वादों के बाद राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण, परम विभूषण मतलब पद्मश्री, ये तीनों और भारत रत्न आदि उपाधियाँ दी जाने की व्यवस्था की गई है। अब हमारा जो है समता का अधिकार खत्म हुआ। अब सेकंड आता है, पहला हमारा था समता का अधिकार, दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक, 19 से 22 तक। कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22 तक। क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से कहाँ तक, 22 तक। 19 से 22 तक किसकी व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, ये लंबा आर्टिकल है। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वातंत्र्य संबंधी कुछ अधिकार दिए गए हैं। वाक स्वातंत्र्य आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण है। क्या कहता है, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय के लिए संरक्षण का प्रावधान करता है, के लिए संरक्षण का प्रावधान करता है, प्रावधान करता है कौन, आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 के सम पार्ट हैं, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 19(1)C, आर्टिकल 19(1) ऐसे ऐसे G तक है। तो हम पहले लिख ही लेते हैं, पहले कौन कौन सा है। तो आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 19(1)C, आर्टिकल 19(1)D, आर्टिकल 19(1)E, आर्टिकल 19(1)F और आर्टिकल 19(1)G। इतने सम पार्ट किसके हैं, आर्टिकल 19 के हैं। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इतनी बातें जो हैं आर्टिकल 19 में हैं। वाक स्वातंत्र्य आदि विषय के संबंध में कुछ संरक्षण का प्रावधान किया गया है, किसमें, आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19(1)A क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19(1)A। स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1)A मतलब हम बोल सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। कहाँ, हर जगह। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, नहीं, गाली देने का अधिकार नहीं है। हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो विधि सम्मत हो। वो हमारा कहाँ पर है, आर्टिकल
आर्टिकल 19(1)(a) में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 19(1)(b) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1)(b) बोलता है, बी से देखिए, बिना हथियार, क्या? बिना हथियार लिए सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार लिए क्या? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 19(1)(b)। इसीलिए देखिए, कोई एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, बच्चे धरना करने चले जाते हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, बिना हथियार लिए सम्मेलन कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 19(1)(c) आ गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? इसमें क्या व्यवस्था की गई है? संगठन या संघ बनाने की व्यवस्था। संगठन या संघ बनाने का अधिकार दिया गया। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए, छात्र संघ, मजदूर संघ, ये सब बनाते हैं ना, चुनाव भी होता है, तो ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। क्या? संगठन या संघ बनाने की व्यवस्था। और डी में क्या कहा गया है? भारत राज्य क्षेत्र में, क्या? भारत राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा के, निर्बाध रूप से संचरण करने की व्यवस्था, संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? 1D में। मतलब भारत राज्य में 28 राज्य, 7-8 यूटी में कहीं पर भी किसी को भी ठहरने के लिए, घूमने के लिए व्यवस्था की गई है, बिना किसी बाधा के। निर्बाध इसीलिए कहा जाता है, निर्बाध, किसी भी बाधा के। अब आता है हमारा आर्टिकल 19(1)(e). ये क्या कहता है? ये कहता है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने की व्यवस्था देता है। आखिर भाई, घूमने जाएंगे आप लोग, तो घूमने जाएंगे तो रुकने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो वही कह रहा है, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी क्या? निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 19(1)(e) में। यह संपत्ति के अधिग्रहण की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिग्रहण की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन इसको क्या किया गया है? इसे निरस्त कर दिया गया है। ये अब व्यवस्था संविधान में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। भाई, किसी की संपत्ति का अब अधिग्रहण करेंगे, ये तो गैर कानूनी है ना। पहले यह व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया था। हटाया गया होगा तो कोई संविधान संशोधन किया गया होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको निरस्थित किया गया था। अब आता है आर्टिकल 19(1)(g). ये कहता है, कोई भी मनुष्य अपना सकता है, कोई भी वृत्ति या उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। पेन चेंज कर लें। कोई भी वृत्ति या उपजीविका करने का अधिकार है, करने का अधिकार है। अब कोई भी उपजीविका करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करेंगे, नशेड़ी पदार्थ बेचेंगे।
उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसमें लाइसेंस की आवश्यकता अनिवार्य है आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या व्यवस्था की गई है? दोष सिद्धि की दशा में संरक्षण। क्या व्यवस्था की गई है? दोष सिद्धि की दशा में संरक्षण। ये हमारे संविधान की भाषा है। क्या? दोष सिद्धि की दशा में संरक्षण। की दशा में संरक्षण ये व्यवस्था आर्टिकल 20 में की गई है। तो इसमें व्यवस्था की गई दोष सिद्धि की दशा में संरक्षण। अगर आप कोई अपराध किए हैं और सिद्ध हो गया है तो उसकी व्यवस्था आर्टिकल 20 में की गई है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। वो 3 बातें क्या हैं? इसमें 3 बातें कही गई हैं। 3 बातें, अगर आप अपराध किए हैं, अगर वो सिद्ध हो गया है, उसके लिए 3 बातें की गई हैं। क्या? कोई पूर्व कानून जो है नहीं लागू रहेगा। कोई पूर्व कानून नहीं। कोई पूर्व कानून नहीं। कोई पूर्व कानून नहीं। इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। कोई पूर्व कानून नहीं। कोई पूर्व कानून नहीं। कोई पूर्व कानून नहीं। और दोहरी क्षति नहीं। क्या? दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं। और एक बात इसमें स्व अभिशंसन नहीं। क्या? स्व अभिशंसन नहीं। क्या? स्व अभिशंसन नहीं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? स्व अभिशंसन नहीं। स्व अभिशंसन नहीं। अब ये तीनों बातें हम लोग समझ लेते हैं। कोई पूर्व पद कानून नहीं। मान लीजिए आज आप अपराध कर रहे हैं, उस अपराध के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई है और अपराध आप आज कर रहे हैं, तो करेंगे तो कोई कानून बन जाएगा। तो कोई कानून बन जाएगा। इसके पहले भी वही अपराध कोई व्यक्ति कर चुका है तो उसको सज़ा मिल चुकी है, लेकिन आज के कानून की व्यवस्था के साथ उसे जो है सज़ा नहीं मिली है, तो उस व्यक्ति को फिर से कोई जो है दंड नहीं दिया जाए। इसीलिए कहा गया कोई पूर्व कानून नहीं। दोहरी क्षति नहीं। एक ही अपराध के लिए बार बार किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है, केवल एक ही बार किया। स्व अभिशंसन नहीं। कोई भी अपराध अगर कोई व्यक्ति किया है, उसको मनाने के लिए कि तुम ये अपराध किए हो, इसको कहो कि मैं ये अपराध किया हूँ, वही कहा गया है स्व अभिशंसन नहीं। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता उसके अपराध को कबूलने के लिए। ये इसका सारांश हुआ। अब आते हैं हम आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? आर्टिकल 19 से 22 तक। 20 हमारा हो गया। अब आते हैं हम आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? पेन चेंज कर लिया जाए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? आर्टिकल
21 ये कहता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कानून के माध्यम से ही सज़ा दी जाएगी। उसके देह की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटा के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। उसमें समय जो आने जाने का समय होता है रास्ता का, उसे नहीं जोड़ा जाता है। ये हमारा 21 और आर्टिकल 21 व्यवस्था करता है। विभिन्न वादों के उपरांत, मेनका गांधी वाद के उपरांत आर्टिकल 21 सर्वाधिक विस्तारित आर्टिकल हो चुका है। इसमें सोने का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है और कहीं भी संचरण करने का अधिकार है, इत्यादि प्रकार के अधिकार किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 21 में। अब आता है आर्टिकल 21(1). ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल क्या? 21A। ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 19A। इसे किसके द्वारा जोड़ा गया था? आखिर जोड़ा भी गया होगा ना, तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा। 66वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? अप्रैल 2010 में। कब? अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में किसको जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A हो गया। अब ये हमारा, अब हम चलते हैं अपने सेकंड आर्टिकल पे। हमारा आर्टिकल अब कौन सा है? 21 हो गया। तो अब आर्टिकल 22 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता हो गई। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? हमारा गिरफ्तारी या निवारक निरोध का प्रावधान करता है। आर्टिकल 22 क्या? गिरफ्तारी या निवारक निरोध। क्या ये हमारा क्या कहता है? गिरफ्तारी या निवारक निरोध। गिरफ्तारी या निवारक निरोध। ये आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उसमें रास्ते के समय को काउंट नहीं किया जाता। निवारक निरोध में जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह जानने का अधिकार नहीं होता कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 3 माह होती है। इस निवारक निरोध में किसी भी व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील को करने की इजाज़त नहीं होती, जबकि गिरफ्तारी वाले मामले में होती है। ठीक, ये हमारा हो गया आर्टिकल 22। अब हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दें, क्योंकि यही हमारी ऊर्जा है। आपकी लाइक, शेयर, कमेंट ही हमारा क्या है? हमारी ऊर्जा है। धन्यवाद। जय हिंद।